India Radio. It was written in Bengali, no doubt, but invariably it has been translated to different Indian languages. And whenever patriotic songs were being sung, because that is a poem which is sung for not only the motherland, for the whole Vasundhara, for whole Vasundhara. Today actually I am reminded of the day when this bill, which looked very innocuous, hardly 13 lines in the front page and 11 lines in the second page, just 24 lines, bill was circulated. And I remember when we discussed amongst ourselves in the opposition bench, and I stood up and told the speaker, though it looks very innocuous, yet it has greater impact. It is going to have a greater impact in our system of governance. Because lot many decisions that have been taken to cover the fault lines, those fault lines will open up. And very rightly so, the Home Minister agreed, Rajnath ji, कि हाँ ये जेपीसी को जाना चाहिए और जेपीसी में डेलिबरेट हो जाए और हर एक पार्टी का व्यूज आ जाए. मेरे मन में ये कोशिश था, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट इन दैट जेपीसी वी विल अराइव एट ए कॉन्सेंसस. ऐसा नहीं कि कॉन्सेंसस नहीं हो पाता. एंड टू सर्टेन एक्सटेंट मिस्टर सत्यपाल सिंह, हु इज नाउ ए मिनिस्टर, जिन्होंने इस कमेटी का चेयरमैन थे पहले, उनके समय में दौरा राजस्थान को हुआ, मेघवाल जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसालमेर, जोधपुर, and also to Ahmedabad, and further they went to the coastal area of Gujarat bordering Pakistan, which I could not go, but other members had gone. And that time we could see the pathetic condition of those people who have migrated from Pakistan, the wretched condition in which they were living in our country. And that reminded me our elder leader of this house, Advaniji's views. In 2008-2009, in a meeting, he was telling us, हमको सिंधी के लिए कुछ करना है जो पाकिस्तान से, कराची से, पाकिस्तान का हैदराबाद से अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हैं. We have to do something. And I think in 2009, Bharatiya Janata Party in its manifesto has first mentioned it, that this should be, our attempt should be, the once we come to power, we will give them citizenship. उससे पहले भी हुआ होगा, पर मुझे जो जितनी याद है 2009 में इस तरह के एक अपना क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं निर्वाचन इस्ताहार, अपना घोषणा पत्र में आप ये चीज रखे थे. 2009 में यूपीए सरकार फिर लौट आई और 2014 में आपका सरकार बना और 2016 में 2 साल बाद ये विधेयक आया. जब चर्चा हो रही थी उस समय मेरे मन में ये आया था, क्योंकि during that period, perhaps it was in the first phase of UPA government, I had made a statement in this house relating to those people who were forced to come into our country from Africa. And they were asked to, they were denied citizenship. Because हमारे जो लॉ है, जैसे सिटीजनशिप मिलते हैं बाय बर्थ, सिटीजनशिप मिलते हैं बाय एप्लीकेशन, सिटीजनशिप मिलते हैं कई तरह के सिटीजन, करीब 6 तरह के सिटीजनशिप हमारे यहाँ उपलब्ध है जिसे हम अवेलेबल कर सकते हैं. 1980s में
किस तरह यहाँ रहने के बाद 12 साल आपको सिटीजनशिप मिल सकता है, वो भी एक अमेंडमेंट हुआ था। फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन आई वुड नॉट से, बट फॉर स्पेसिफिक पीपल। उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि ये बिल इनोक्यूस तो लगता था पहले, क्योंकि मुझे आई एम फॉर दिस ओपिनियन एंड माई पार्टी ऑल्सो स्टैंड बाय दैट। Minorities of those countries, of our neighboring countries, where would they go other than India? एक टीवी चैनल में 2005 या 6 में मुझे ये प्रश्न पूछा गया था, एक वेरी एग्रेसिव जो कराते हैं ना इंटरव्यू, एंकर, काफी नाम है उनका, अब भी है। तो आप क्या चाहते हैं, क्रिश्चियन यहाँ है? मैंने कहा क्रिश्चियन के लिए ऑप्शन है, मुसलमान के लिए ऑप्शन है, हिंदुओं के लिए ऑप्शन नहीं है, बौद्धों के लिए ऑप्शन नहीं है, जैनों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए माइनॉरिटीज, एज इट हैज बीन डन इन दिस बिल, दे हैव नो अदर ऑप्शन, बट आई वुड हैव बीन हैप्पी। इसलिए मैंने एक संशोधन दिया था हमारे जो अध्यक्ष थे मिस्टर अग्रवाल को, जब उन्होंने मांगा कि कुछ अगर किसी को कुछ देना है अमेंडमेंट तो दिया जाए, तो मैंने कहा आप श्रीलंका को डाल दीजिए। श्रीलंका में भी परसिक्यूशन हो रहा है ऑन रिलीजियस लाइंस, अब श्रीलंका को इसमें नहीं रखा। अगर पुराना भारतवर्ष का नक्शा हमारे सामने है, उसमें अफगानिस्तान नहीं था। कब था? चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में या उसके पहले कंदहार। महाराजा रंजीत सिंह तो चाइना तक पहुंच गए थे। पर अगर आप अफगानिस्तान को मिलाते हैं, अभी जो हालत है वहां पिछले 20 साल से, सिखों के ऊपर जिस तरह वो प्रताड़ित हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, वो लोग लेके आ रहे हैं, और जो अखबार में निकलता है, अभी भी निकलता है कि किस तरह उनके परिवार के प्रति अत्याचार हुआ था। आंखों के सामने एक महिला अपनी वेदना व्यक्त की है, आंखों के सामने कैसे अपने हस्बैंड को, अपने भैया को और बड़े बेटे को तालिबान ने मार गिराया। Somehow or other they took shelter of our Indian embassy and have come into our country. And here they have been waiting to get citizenship because they have nowhere to go. Similarly in Pakistan, 6 minutes. I'm not mentioning it is Punjab state, it is Sindh state, it is other Balochistan state, but invariably. Sorry, briefly, because many members want to speak and we are going to take another important bill afterwards. Please. Deputy Speaker, sir, I have just started. It is something very close to my heart, which I have been raising in this house invariably in different sessions. Right. Therefore, I would say. These are senior members are giving more time. Sir. Then what about other bill which you want to take up afterwards? But here is something that there are fault lines. Those fault lines were covered after independence by respective leaders, by respective governments. Why rake up Bangladesh now? We have a friendly government in Bangladesh. What was happening, I think, 10-15 years ago has subsided to a very great extent. Our northeast has become peaceful comparatively. Ulfa, which was getting all type of insurgency support from Bangladesh, has been curbed. Can't we keep this Bangladesh issue for posterity, for a later date, and let us keep our western front peaceful, and those who want to come or those who have come, and provide them citizenship. Confine it to Afghanistan and Pakistan. If you are not opening up Myanmar, if you are not
including Sri Lanka. Similarly, don't include Bangladesh. But during the deliberation in the JPC, this was my repeated question which I had posed. And the answer which was given is, if Bangladesh is kept out of the purview of the proposed amendment, persons belonging to 6 identified minority groups from Bangladesh who do not have all or any of the travel documents or whose travel documents have expired shall continue to remain as illegal migrants under Section 2 of the Citizenship Act 1955 and shall not be eligible to apply for Indian citizenship. ये दिक्कत आ गई. However, Government of India, wide notification number GSR 685E and GSR 686E, dated 7th September 2015, by amending Passport Entry into India Rules 1950 and Foreigners Order 1948, respectively, has already regularized the stay of such migrants from Bangladesh so they can stay in India without attracting the penal provision of the Foreigners Act 1946 and the Passport Entry into India Act 1920 and the rules made thereof. Penal provision उनके खिलाफ नहीं होगा. तो मैंने कहा तो छोड़ दीजिए बांग्लादेश, वो तो रहेंगे यहाँ. वो तो सब्सिक्वेंटली टू अनदर क्वेश्चन मेरा ये प्रश्न था कि वो यहाँ नौकरी कर सकते हैं, बीपीएल कार्ड ले सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, सिर्फ आप उनको वोटिंग राइट नहीं दे रहे हैं. ये हो सकता है? कैन ए रेगुलराइज्ड पर्सन, 2 शब्द उन्होंने उस समय चर्चा में आई. दे विल बी रेगुलराइज्ड, एज आई रेड, दे विल बी लीगलाइज्ड. मेरी प्रश्न ये था, कैन ए रेगुलराइज्ड पर्सन ऑल्सो बाय प्रॉपर्टी? व्हेन यू से यू हैव लीगलाइज्ड, डज लीगलाइजिंग द स्टे मीन ग्रांटिंग सिटीजनशिप? We are dealing with citizenship. That is the reason when you are using the word, they are regularized, they are legalized, what does this mean? Does it grant citizenship to those persons? ये प्रश्न के उत्तर ने उन्होंने एक लंबा उत्तर दिया जो मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता. But that is relevant, of course. But the answer was purchase of property for purpose of dwelling as well as for self-employment. वो हो सकता है. After grant of LTV, they will also become eligible for issuance of PAN card, Aadhaar card, driving license, bank account, and so on. However, these persons continue to be ineligible for Indian citizenship as they are still termed illegal migrants under the provision of Section 21B of the Citizenship Act 1955. The intent, then they came back to this. The intent of the bill is to facilitate grant of Indian citizenship to such persecuted minorities only. तो यहाँ के मेरा पूरा कोशिश यहाँ के रुक गई. आज भी मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, other than the political design which is being said by from different quarters, it is necessary today, sir, that we should not open up the fault lines. After 6 years of bloody agitation in Assam, the Assam Accord was finalized. Even today, and in that accord, sir, in that accord, I would say assurance was given, to which the present government, I think day before yesterday, on 5th of this month perhaps, an announcement was made. And that also is leading to another issue. The panel is to assess reservation in jobs, reservation in the House for SMEs.
असम का है, असमीज का है, वहां रिजर्वेशन देने के लिए आप ये पैनल गठन किया। अगर कोई मुझे कहेगा उड़ीसा में उड़िया को रिजर्वेशन देने के लिए असेंबली में हम एक पैनल गठन किया है, कैसा लगेगा? अगर बंगालीज को कहा जाए कि वो वेस्ट बंगाल में रिजर्वेशन देने के लिए अपने असेंबली में पैनल गठन किया गया, दैट शोज इट इज पैथेटिक, इट हर्ट्स टू द हार्ट, इट एक्चुअली द हार्ट ब्लीड्स। But at the same time, I would say, sir, that to what condition Assam has gone, that the union government has to form a panel to determine which are the seats to be reserved for Assamese. But my only suggestion to the minister and to this government is, make it indigenous. Because when you say Assamese, इतनी अच्छी तरह हमारे प्रीवियस स्पीकर अलुवालिया जी बंगाली बोल दिए, घर में बोलते हैं, and he could speak so fluently. There are many Assamese who are, as it is said, they are Bengali Hindus, but they speak Assamese very fluently. Unless you say indigenous, that will also take care of the Bodos, which is another. Sir, just I'm coming to the amendment, sir. And there are also another menace, Ulfa. You have to tackle that. Sir, Indian Constitution, no doubt, proposes an inclusive idea of citizenship. Until now, does not allow any discrimination on the basis of the applicant's religious identity. For the first time in this bill, you are bringing in the religious identity. The immediate context of the move to amend the Citizenship Act, what I understand, is the contingency in Assam, where nearly 30 lakh people face exclusion from the National Register of Citizenship. With this proposed amendment, it will be easy for the Bengali Hindus among them to acquire citizenship. Expectedly, this has received an old fault line in Assam. This has revived an old fault line in Assam, with the Brahmaputra Valley opposing the amendment and the Barak Valley welcoming it. Now, Union government has sought to address the concerns in Assam by reviving the debate on Clause 6 of 1985 Assam Accord. And Clause 6 talks about constitutional, legislative, and administrative safeguards within court to protect, preserve, and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. ASRU 6, reservation of electoral seats. Bodo 6, reservation on land and also resources for indigenous people of Assam. Where are we heading to? In this bill, Madam Deputy Speaker, sir, nowhere refugee word has been used. Nowhere infiltrator word has been used. Nowhere migrant word also has been used. Nowhere immigration word also has been used. But we know for whom this bill has come. Migration in this country at times is causing tension because it eats away employment. This is a problem not only in our country but also abroad. We are seeing what is happening in Europe. Also, American president in its wisdom has said we have to construct a wall not to allow any Mexicans to come into the country. But especially in wealthy countries, some are closing their borders. Some are advocating constructing walls in the borders to prevent illegal migration. Refugees are a cause of concern in Europe. We don't have a refugee policy. We are not signatory to that policy either, for their wisdom. And as per the UN Refugee Convention, India recognizes migrants, not refugees. India recognizes illegal migrants.
India recognizes infiltrators. So let us not indulge in that migrants and refugees and illegal. Let us not forget, India was divided on religious lines. Pakistan was carved out of India, taking its shape, which was largely Muslim-dominated areas. The divide was an edge that was carved in our heart of every true nationalist, true Indian. It was a severe pain of that time which our founding fathers had to endure. Even today, we are suffering no matter how much we deny it. But it is wise and proper not to open old wounds, revive old fault lines. Right. Please wind up, please. There is so much work to do to develop our country. Why indulge in this type of activity which will create gap in the society? Yes, those who were persecuted in Afghanistan, Pakistan, because of their faith, need to be provided citizenship in our country. But couldn't the matter relating to eastern border, to the eastern neighbor, be kept in abeyance till the NRC complete its job, till the Bejbarua committee give its report and Union government act on it? What was the hurry? What is the hurry in including Bangladesh in this amendment bill when you have not included Sri Lanka, Myanmar, Bhutan to that extent? Aren't there migrants here in our country who have come from neighboring Nepal also? With these words, I would say, sir, right. I have moved an amendment, delete Bangladesh, and I would insist that don't open old fault lines. It is necessary that we should keep our nation intact. Thank you. माननीय सभापति महोदय, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक तो बात ऐसी है कि जिस ढंग से माननीय गृह मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किए, वो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में वो दर्द है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों, नामतः हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी के सदस्यों जिन्होंने अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण अथवा धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने ये विधेयक योग्य बनाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे ही खून के, हमारे ही भाई बहन इस देश में इनका उत्पीड़न हो रहा है। आजकल में हमारे देश में एक प्रैक्टिस बनी है, कोई भी आता है हमारे देश के प्रति अगर कुछ भावना उनको प्रकट करनी है तो धार्मिकता का रूप देकर आलोचना करते, सरकार की करते, हमारे नीतियों की भी करते हैं। उनको ये तो पता चले कि वहां भी ये सारे समाज जो है, हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, इनका उत्पीड़न हो रहा है और कितनी मात्रा में उत्पीड़न होता है, उसको लेकर सरकार एक कदम उठाना चाहती है। हेतु अच्छा है, हेतु के बाद में जो जिस ढंग से लोगों ने अपने विचार प्रकट किए वो देखने के बाद में पाकिस्तान के लश्कर ए तोयबा, हक्कानी में और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के भारतीय जो दिलों सीमों पर, हितों पर हमले किए जा रहे, असम समझौता, इसको लेकर जब हमने अफगानिस्तान को इसी भी ले लिया, अब हमारे मातृवारी साहब कह रहे थे कि यहाँ मुस्लिमों को ऑप्शन है, क्रिश्चियनों को ऑप्शन है, मातृवारी साहब, और सभी को मैं एक कहना चाहता हूँ, आज मैं पूरे सबके भाषण जब सुन रहा था तो मुझे क्षण क्षण हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की याद आ रही थी। राजनाथ सिंह तो पुराने दोस्त है, जानते होंगे। बाला साहब इस विचार को कैसे प्रकट करते थे आप जानते होंगे, भरी सभा में प्रकट करते थे, वो खुलेआम कहते थे कि इस देश में अगर इनका संरक्षण हम अपने देश में नहीं कर पाते, वहां जो हमारे बैठे वो भी यहाँ है, उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हम, तो उनके लिए ऑप्शन है, हमारे लिए क्या ऑप्शन है? एक नेपाल था, हिंदू राष्ट्र था, वो भी गया, अब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। हम नेपाल की बात करते हैं, बाकी सारी सीमाओं के जो अंतर्गत देश है उनकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी राष्ट्र आज नहीं रहा है। इसके पश्चात
आसाम की जो लोगों की भावनाएं हैं उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह नहीं कि असम के लोग नहीं चाहते हैं ये सारी चीजों को, लेकिन उसी तरह बाला साहब ने और भी एक विचार प्रकट किए थे। जैसे अभी आखिरी समय में भातुर जी ने कहा कि नौकरी देने के बारे में हमारे ही विधानसभा में एक समिति गठन करनी पड़ेगी और भूमिपुत्रों को नौकरी देने के लिए बात करनी पड़ेगी। याद है शिवसेना का निर्माण इसीलिए हुआ। मुझे बहुत आनंद होता है कि हर विचार शिवसेना प्रमुख ने जो प्रकट किए उस पे सारी दुनिया चल रही है। अभी देश नहीं दुनिया चल रही है।